नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना बेहद दुखदाई है। 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1000 से भी अधिक लोग घायल हैं। और ये जो मृतकों की संख्या है अभी बढ़ सकती है। लेकिन एक यक्ष प्रश्न अभी भी खड़ा हुआ है जिसकी संभावना होने न होने पर चर्चाएं गर्म हैं कि क्या ये सैबोटाज है, और सैबोटाज में क्या ये कोई आतंकवादी कार्रवाई है। क्या हुआ, आखिर कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। कांग्रेस ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। रेल मंत्री उड़ीसा से हैं, अश्विनी वैष्णव। और उनके बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे कि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत नई नई ट्रेन आई हुई हैं। और ये दुर्घटना भी उड़ीसा में होती है। और दुर्घटना होने के कुछ समय बाद ही उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल में रेल मंत्री के कार्य में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, और इस दुर्घटना का रेल मंत्री से कहीं दूर दूर का संबंध नहीं है। मोदी को जिन फोटो में देखा जा रहा है टेलीफोन पर बात करते हुए, खासे नाराज हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा भी कि दोषी व्यक्ति के या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना में प्रधानमंत्री जाते हैं उड़ीसा में, जहां टेम्परेचर 45 डिग्री है। और इसके बाद भी लोग प्रधानमंत्री की फोटो को लेकर, उनकी ड्रेस को लेकर, अश्विनी वैष्णव की फोटो को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। और उनको बता रहे हैं कि देखिए, आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। उसमें एक से एक गिरे हुए किस्म के पत्रकार भी शामिल हैं और गिरे हुए किस्म के राजनेता भी शामिल हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्चर को देखा जाए, अश्विनी वैष्णव के वक्तव्य को देखा जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मैनुअल कुछ गड़बड़ी करने की वजह से हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल था, तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से ये घटना सैबोटेज की है। और इसमें आतंकवाद की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सैबोटाज कोई भी कर सकता है। इसकी दो संभावनाएं हैं। एक तो इसलिए कि केरल में बहुत दिनों से ट्रेनों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और जिस दिन ये कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसी दिन दो जगह और छोटी छोटी घटनाएं हुई जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने दुर्घटना में नहीं बदलने दिया, और उसको किसी मीडिया ने कवर भी नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं ट्रेन का कोई बड़ा एक्सीडेंट करना ही था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एनआईए की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई इस बात के प्रयास कर रही है कि क्रिएट द ऑप्टिक्स एंड किल द मैक्सिमम। मतलब एक ऐसा तमाशा बितंडा खड़ा करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करिए, मारिए, ताकि घटनाएं सुर्खियां बने। पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं क्यों करता है, ये डिस्कशन का विषय नहीं है। लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद की घटनाएं होती है, वे क्यों होती हैं, इस्लामिक आतंकवाद क्यों है, ये भी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। और भारत में तो इसलिए नहीं है कि गजवाए हिंद चल रहा है। उसे प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। धर्मांतरण भी हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती हैं, पॉलिटिकली नैरेटिव फिट करने की बात भी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साठगांठ करने की भी बात हो रही है, और पॉलिटिकल एरिना में हिस्सा लेकर जो हिंदूवादी ताकतें हैं उनको पराजित और उनका पराभव करने का उपक्रम भी है। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, ये घटना आतंकवाद की है और ये इस्लामिक आतंकवाद का उदाहरण है। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है और ये कई देशों को रास नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि भारत में कभी ना कभी टूल किट जरूर काम करती रही है, और उनका उद्देश्य हमेशा ये रहता रहा है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाए, कैसे भारत की जो इकोनॉमिक स्पीड है
जो विकास की गति है उसका चक्का कैसे रोका जाए, तमाम सारे एनजीओ के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से उस गति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और दूसरा कारण ये हो सकता है सबक सिखाने का, कि आप केरला स्टोरी लाओगे तो हम कुछ और करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एक ये हो सकता है। दोनों मुद्दों पर अगर हम चर्चा करें, दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। आप देखेंगे कि जो भारतीय रेल है वो विश्व की चौथी बड़ी रेल नेटवर्क व्यवस्था है। और अगर इसको हम ज्योग्राफी यानी आपका जो भू क्षेत्रफल है उसके हिसाब से देखा जाए और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो शायद ये चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होगा, जिसके द्वारा हम सामान भी ढोते हैं, पैसेंजर भी ढोते हैं। वैसे तो सबसे बड़ा नेटवर्क अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना बड़ा और जनसंख्या 1/3 है। इसलिए हम उसके नेटवर्क को लंबाई में बड़ा होने के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं। हम लोगों का नेटवर्क बहुत व्यस्त है। मैंने अमेरिका में देखा है कि जिस अनुपात में वहाँ पे रेल ट्रेन होनी चाहिए वो नहीं है, और वहाँ पर यात्री ट्रेनों में सफर बहुत कम करते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, होती ही भी नहीं है। सब गुड्स के लिए हैं। और कहीं कहीं पर बे एरिया में जैसे सैन फ्रांसिस्को में बार्ट और इस तरह की ट्रेन मेट्रो बनी हुई है, अन्यथा वहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं है। दूसरा बड़ा नेटवर्क चीन का है और चीन इसका भरपूर उपयोग भी कर रहा है। तीसरा नेटवर्क रूस का और चौथा भारत का है। लेकिन कई मामलों में भारत की जो रेल व्यवस्था है, रेल नेटवर्क है, वो इस समय विश्व में नंबर 1 है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की जो ट्रेनें हैं उनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाला जो परसेंटेज है वो विश्व में सर्वाधिक है। और इस समय जो नई पटरियां बिछाने का, नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस करने का और यात्री पैसेंजर यात्री ढोने का जो कार्य है वो भी उस हिसाब से भी विश्व में नंबर 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि विकासशील देश के लिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत बड़ी समस्या होती है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो विकास का पहिया है, उसको चलाने में ये सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस देश में पोर्ट, हवाई अड्डे, रेल नेटवर्क बड़ा होता है, उनके यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत आसानी से हो जाता है। एक्सपोर्ट होने की संभावना बहुत आराम से हो जाती है। हम लोगों के यहाँ कुछ दिनों से अदानी अदानी लोग चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी को तो रट गया है, सोते सोते भी वो अदानी अदानी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज अदानी की कंपनियां दुनिया भर में अगर देखा जाए परिचालन के हिसाब से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एरिया में सबसे ज्यादा काम कर रही हैं। और अदानी की वजह से भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन रुक गया है, जो आकर हवाई अड्डे, पोर्ट बनाने का काम किया करती थी। अब इसमें पोर्ट की जो विकास है उसमें अदानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ भी कहा जाए, अदानी के प्रोजेक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। अदानी इसलिए आ गए। और अदानी यानी पोर्ट के साथ ट्रेन का भी बहुत चोली दामन का साथ होता है। ट्रेन से सामान जाता है, अगर हम कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, पोर्ट पे पहुंचता है, पोर्ट से दूसरे देशों में जाता है। अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं तो पोर्ट पे आता है और पोर्ट से फिर ट्रेन के माध्यम से देश के विभिन्न जगहों पर जाता है। ट्रेन एक ऐसी कड़ी है, अगर उसमें सैबोटाज कर दिया जाए और उसको, ट्रेन नेटवर्क को अगर बदनाम कर दिया जाए विदेशों में, कह रहे यूजलेस, इंडियन रेल इज यूजलेस, डिपेंडेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसका अच्छा इंपैक्ट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कंपनियां भी अपनी सब्सिडरी यहाँ बनाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा सा गलत मैसेज जाएगा कि भाई यहाँ तो काम करना बहुत मुश्किल है। ये तो हो गया विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा। और विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जो भारतीय रेल है ये हमेशा से आंदोलनों का शिकार होती रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा अग्निवीर की भर्ती, वो साधारण काम है। इसका ट्रेन जलाने से, स्टेशनों पे आग लगाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल और बिहार में बहुत घटनाएं हैं।
इसके पहले सीए एनआरसी के आंदोलन को लेकर वेस्ट बंगाल में जाने कितनी ट्रेनें जला दी गई, जाने कितनी पटरियां उखाड़ दी गई, जाने कितने स्टेशनों को आग लगा दी गई। बिहार में हुआ, बहुत जगह हुआ। क्यों? किसान आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आंदोलन शुरू होता है रेल की पटरियों से। क्यों? ये भी किसी अंतर्राष्ट्रीय टूल किट का हिस्सा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी हैं जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, वैसा कर सकती हैं। अभी वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, ज्यादातर जगह आप देखेंगे पत्थरबाजी हुई। किसी भी देश के लिए अगर कोई अच्छी चीज, अच्छी घटना होती है तो वो खुश होते हैं देशवासी, लेकिन यहाँ पत्थर चलाए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए तमाम तरह के कमेंट किए गए थे। तो ये सब अगर कड़ियां आप जोड़ें तो ऐसा लगता है कि रेल नेटवर्क को हतोत्साहित करने, ध्वस्त करने की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। और ये जो सैबोटेज है, अगर इसका कोई अन्यथा उद्देश्य नहीं तो कम से कम रेल नेटवर्क की छवि खराब करने, भारतीय रेल को बदनाम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने का प्रयास है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा है प्योर सैबोटाज की घटना, जो गजवाए हिंद भी हो सकता है, जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद भी हो सकता है, उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप देखिए इस साल, अभी हाल की कुछ घटनाओं पर बात करते हैं, पुरानी घटनाएं छोड़ देते हैं। 5 अप्रैल 2003 को केरल में एक ट्रेन में आग लगाई जाती है, आग लगाने की कोशिश की जाती है। और इस ढंग से आग लगाने की कोशिश की जाती है जैसे कभी गोधरा में किया गया था। और उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसका नाम निकलता है शाहरुख सैफ, और वो रहने वाला है नोएडा का। ऐसा बताया जाता है कि सिरसा है, कैसे पहुंच गया वहां कुछ पता नहीं। और उसको पकड़ा जाता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। एनआईए ने, मेरा विश्वास है, कुछ ना कुछ इसमें जरूर खोजबीन की होगी, पड़ताल की होगी और कुछ उसके रिजल्ट आए होंगे। जिस दिन ये कोरोमंडल ट्रेन का हादसा हुआ, उसी दिन कन्याकुमारी एक्सप्रेस का त्रिची के निकट एक्सीडेंट कराने की कोशिश की गई। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से वो हादसा टल गया। आप देख सकते हैं, ये है ट्रेन के दुर्घटना स्थल जहां पर 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ है। और इस एक्सीडेंट के बारे में हम डिटेल से बात इसलिए नहीं करेंगे कि आपको तमाम माध्यमों से इसकी जानकारी हो चुकी है। सिर्फ एक चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसको सिग्नल दिया था थ्रू जाने के लिए। लेकिन जिस समय वो स्टेशन के पास पहुंचती है, जहां पे जो पटरियां हैं वो चेंज की जाती हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कहाँ जाना है, उसके ठीक पहले जब वो ट्रेन पहुंचती है उसका सिग्नल वापस ले लिया जाता है। और सिग्नल वापस लेने से आप सोच सकते हैं क्या फर्क पड़ता है। आजकल ये सब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। अगर थ्रू सिग्नल दिया गया है, इसका मतलब उस ट्रेन के लिए पटरी भी सीधी जुड़ी हुई है। अगर उसको लूप लाइन की तरफ इशारा किया गया है, सिग्नल सीधा नहीं है, लूप लाइन की तरफ जाने के लिए कहा गया है, तो उसकी जो थ्रू पटरी आ रही थी वो स्टेशन के पहले ही लूप लाइन से जोड़ दी जाएगी। ये होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कोई आजकल मैनुअल नहीं है। अगर आपने सिग्नल दिया है तो पटरी अपने आप जुड़ेगी, और वो तब तक नहीं हटेगी जब तक आप सिग्नल विड्रॉ नहीं करते। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ यही हुआ कि उसको थ्रू सिग्नल था, उसको जाना था, रुकना नहीं था। और एन वक्त पर इस जो ज्वाइंट होता है जहां से पटरियां बदली जाती हैं, उसके पहले सिग्नल वापस ले लिया गया और उसको लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया गया। लूप लाइन पे पहुंच गई जहां पे पहले से ही गुड्स ट्रेन खड़ी थी। अब आप ये देखिए, इसमें इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है कि अगर किसी पटरी पर लूप लाइन ही क्यों ना हो, उसमें ट्रेन खड़ी हुई है, जब तक वो ट्रेन निकल नहीं जाती है तब तक वो ट्रैक खाली नहीं माना जाएगा। और इसलिए पीछे से आने वाली किसी ट्रेन को वो ट्रैक अलॉट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कैसे हो गया? तो वही बयान अश्विनी वैष्णव ने दिया है कि इसमें मैनुअल ही किया जा सकता है, अपने आप ये गलती नहीं हो सकती। तो इसकी जांच होगी, और रेलवे सेफ्टी कमिश्नर है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो इसकी जांच करेंगे। लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट सबके सामने आ गई है। आप देखें, डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट बनाई है, और इसमें जो जहां पे येलो ये लगा हुआ है, उसमें उन्होंने जो ऐसे पॉइंट हैं वो बताए हैं कहाँ पे क्या हो सकता है। और इस पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं किसने सिग्नेचर किए गए हैं। ये इतनी जल्दी में बनाई गई है, 2 पेज की रिपोर्ट है, हैंड रिटन है, और इसको भेजा गया है। तो इसके हिसाब से भी
इसके हिसाब से भी ये एक्सीडेंट सबोटाज है। एक और क्लू, 2 जून को एक ट्वीट होता है रात में। इस ट्वीट के ऊपर आप देख रहे हैं, एएनआई का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है कि भुवनेश्वर में बालासुर ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग मारे गए। अगर इनके देखें, बहुत सारे ट्वीट हैं एएनआई के, और उसका जवाब एक बहसी इंसान दे रहा है। वो लिखा है, वाई इज नॉट सेइंग द रियल नंबर ऑफ डेथ्स। अभी पूछ रहा है, वाई इज नॉट सेइंग दैट रियल नंबर ऑफ डेथ्स, और मोदी गिव्स फोन कॉल टू सीएम, एनीवेज आई एम सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ हिंदूज। इसको करने वाले हैं बाबर जमन यूसुफ। नंबर फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ट्विटर पर तो ये बहुत चलता है। लेकिन जिस तरह की शब्दावली है, आप देख सकते हैं कि कौन ऐसा हो सकता है जो हिंदुओं की मौत पर खुश हो और वो लिखे, एनीवेज आई एम सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ हिंदूज। जिस व्यक्ति को ये मालूम भी नहीं है कि मरे हैं कोई या नहीं मरे हैं, उसको मालूम है कि मरना तो है, इसलिए वो हिंदुओं के मरने की खुशी मनाना उसने शुरू कर दिया है। खैर, वहां पर रेल मंत्री पहुंचते हैं और तमाम चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं दिन में, जिस समय टेम्परेचर वहां पर 43 से 46 डिग्री के बीच में है। मैं नहीं समझता हूं कोई प्रधानमंत्री कभी इस तरह के उसमें गया होगा। और आप मोदी के चेहरे से देख सकते हैं, बहुत परेशान और गुस्से में हैं। और जो नजदीक के लोग हैं जिन्होंने सुना मोदी की आवाज, वो भी यही कह रहे हैं कि वो बहुत गुस्से में थे। फिर उन्होंने कहा भी कि वो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मोदी को भी मालूम हो गया है कि जो दुर्घटना 3 जून को पेपर में ये दिया हुआ है, तमिलनाडु का पेपर है, उसमें जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस की बात है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने अवर्ट कर दिया। इसलिए वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो पाई। और ये त्रिची के पास में प्रयास किया गया। मीडिया में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, इसका कोई खास जिक्र नहीं है। इवन आप साउथ इंडिया में देखें, बहुत थोड़ा सा इसका जिक्र है। इंग्लिश वर्जन भी, तमिल इंग्लिश का है ये। तो अभी ठीक 2 3 दिन पहले एक घटना और होती है उसी समय। और ये घटना लगभग उसी समय होती है जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है। एक अलुपुझा कन्नूर एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। और तब आग लगाने की कोशिश की गई जब वो बीपीसीएल का जो ऑयल डिपो होता है, उसे 100 मीटर की दूरी पर रह गई थी। कई जगह पर ट्रेन के स्टेशनों के पास में जो ऑयल कंपनीज हैं, इनके डिपो बने होते हैं। वो बीपीसीएल की हो सकती है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। और वो इसलिए होते हैं कि जो डीजल इंजन आते हैं ट्रेन के, उनको दिया जा सके। प्लस जो ट्रेन से लोडिंग अनलोडिंग होती है, बाहर से आता है जाता है, वो भी उसके लिए भी सहायक होता है। इसलिए बहुत बड़ा स्टोरेज होता है स्टेशनों के पास में। और जब केरल में सैफ वाला कांड होते होते बचा था, उस समय भी बीपीसीएल का जो स्टोरेज टैंक है वो बिल्कुल पास में था। ये 2 घटनाओं में तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। भले ही कह के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया हो कि सैफ मेंटली डिस्टर्ब था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इस बीच में एक अभियान और शुरू हो गया। लोगों ने, जो फर्जी नाम से ट्विटर पर हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नक्सलवादियों की घटना है, नक्सलवादियों ने ऐसा कर दिया है। तो आप पक्का समझ लीजिए कि नक्सलवादियों की घटना नहीं है। नक्सलवादियों के पास अभी इस तरह का पेनिट्रेशन अपने समाज में नहीं है कि वो स्टेशन में काम करने वाले लोगों से दोस्ती गांठें और उसके केबिन में जाके बैठें, और वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होता है, बजाय उसके वो मैनुअली शिफ्ट कर दें और इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को खड़ी मालगाड़ी ट्रेन से लूप लाइन में टक्कर करवा दें। ये नक्सलियों के बस का काम नहीं है। अब आप देखें कि रेलवे हमेशा से टारगेट रहता है, जैसा हम लोगों ने बात की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम रेलवे में हो रहा है, और अभी हाल के दिनों में खासतौर से
पिछले 1 साल में इन घटनाओं की बाढ़ आ गई है, लैंड जिहाद के रूप में। वैसे तो कोई भी रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन हो, आपको नहीं मिलेगा जहां पे कोई मज़ार ना हो। ये अभी बहुत जल्दी-जल्दी हुआ है। कई जगह पुराने समय से है, लेकिन पिछले 5 सालों में 2019 में मोदी सरकार के दोबारा आगमन के बाद ये घटनाएँ हो रही हैं। हर बड़े रेलवे स्टेशन पे मज़ार बन गई हैं और प्लेटफ़ॉर्म पे बन गई हैं। आप इतने वीडियो सोशल मीडिया में आते रहते हैं। ये रेलवे सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे कैसे हो जाने दिया गया, वही है कि जब आप एक काम पर आँख बंद करेंगे, तो दूसरा काम जो होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लैंड जिहाद से भी इसका गहरा संबंध हो सकता है। आजकल तो लोग मज़ार रेडीमेड आ रहे हैं। लोगों ने मज़ाक में कहना शुरू किया है कि चाइनीज़ मेड मज़ार आ रहे हैं और लोग छोटी ट्रक में, टाटा सुमो में, इन सब में भर के लाते हैं। जहाँ कहीं देखते हैं जगह है, वहाँ बिछा देते हैं और एक चद्दर डाल देते हैं। तो रेलवे स्टेशनों पे भरमार, रेलवे स्टेशन ही क्यों, आप देखें एयरपोर्ट पे भी कई जगह हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी अंदर एक बाजार बनी हुई है और जो उसकी बाउंड्री वाल है उससे लगी हुई तो पता नहीं क्या क्या है। इसलिए ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या रेलवे पे किया गया हमला भी एक तरह का जिहाद है? इसकी संभावना है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक तो कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि ये घटना सामान्य नहीं है, अपने आप घटी हुई घटना नहीं है। और लोग तमाम तर्क देते हैं कवच नहीं लगा था और ये नहीं, कवच लगा होता तो भी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं बचता जब मैनुअली उसमें अगर कुछ सैबोटेज किया गया है। और आप ऐसे समझिए कि ट्रेन को टकराने के लिए किया गया है और लगातार ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट तो होना था। एक दो घटनाएं और अभी हाल में सामने आई हैं। कई जगह ट्रेन ट्रैक पे ट्रक के बड़े बड़े टायर मिले और वो टायर ऐसे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि चलाता हुआ ले गया, कंधे पे रख के ले गया और उसने पटरियों पर रख दी। इतने भारी भरकम है कि वो ट्रैक्टर में गए होंगे, किसी गाड़ी में गए होंगे और उनको पटरियों पे रखा गया। तो ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब सरकार को इसकी तह में जाना होगा और अगर हमें रेलवे को सुरक्षित रखना है और रेलवे नेटवर्क को अपने विकास का हिस्सा बनाए रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसेट है और हमारे विकास का जो पहिया चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पोर्ट है और ये ट्रेन है, इन्हें सुरक्षित रखना है तो हमें लैंड जिहाद पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और पहला काम तो ये होना चाहिए, जितनी भी मज़ारें हैं रेलवे स्टेशनों पर, उनको तुरंत प्रभाव से खाली कराना चाहिए। और वैसे तो जहां कहीं है वहां खाली खाली कराना चाहिए, क्योंकि हर जगह कुकुरमुत्तों की तरह ये उगाई हैं। रेलवे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद एयरपोर्ट को भी देख लीजिए, वहां पर भी मज़ारें हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कल को एयरपोर्ट में भी इस तरह के एक्सीडेंट होने लगे, प्लेन भी इस तरीके से उड़ाए जाने लगे और ये सब कुछ एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, केरला स्टोरी फिल्म जब से आई है, कि केरल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, केरल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो लोग डाउट करते थे कि क्या मोदी सरकार कुछ करने वाली है। हमें भी लग रहा था कि शायद मोदी सरकार केरल के लिए कुछ स्पेशल करने जा रही हो, केरला स्टोरी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अब पता चला है कि केरल में क्या बड़ा होने वाला है। वो 2 ट्रेन एक्सीडेंट अवर्ट हो गए और एक तीसरा एक्सीडेंट हो गया, उनको कराना था। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसको बहुत गहराई तक जाकर इसके कारण पता लगाए और उनका निदान तुरंत करे। कुछ निदान तो ऐसे हैं, पब्लिक को मालूम है, सरकार को मालूम है या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, तुरंत उन पर काम शुरू होना चाहिए। नमस्कार। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए आगे दी। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।